कोई एहसान करता है क्या नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी या इसकी सरकार, भाजपा जदयू की सरकार? कोई अपने बाप को पकड़ से देता है पैसा? मेरे टैक्स पेयर का पैसा है। मेरे यहाँ ब्रिज बनाने में नानी मरती है सबको। अब पटना में गंगा पुल पे 6 ब्रिज बनेगा, पटना में एम्स खुलेगा, पीएमसीएच खुलेगा, एनएमसीएच खुलेगा, इंदिरा गांधी खुलेगा, और कटिहार बलरामपुर बार तो यतीम टूर बन के रहेगा। नट्टी चिपने का कलेजा रखते हैं। पटना में जो बैठी सरकार उसको इस बात का एहसास करा देंगे इंशाअल्लाह ताला। तेजस्वी यादव बतलाए कि मुसलमानों के मुद्दे पर कब ये बोला है, आई लव मोहम्मद पे कब क्यों नहीं बोल पाए तेजस्वी यादव, मदरसा अजीजिया जला क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोल पाए, बारसोई में गोलीकांड हुआ तेजस्वी ने क्यों नहीं मदद की उस लोग, एक मुसलमानों के मुद्दे पर। जब राजा पाकर में कस्टोडियल डेथ हुआ तेजस्वी नहीं बोले, छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ तेजस्वी नहीं बोले, नबी नगर में मॉब लिंचिंग हुआ नहीं बोले, अररिया में मॉब लिंचिंग हुआ नहीं बोले, कस्टोडियल डेथ हुआ मुसलमानों का नहीं बोले, एक मुसलमान के मुद्दे में बतला दिए तेजस्वी कभी बोला हो। तो क्या गठबंधन की इतनी बुरी हार जो हुई है, क्या आप इसको मानते हैं कि तेजस्वी यादव मिले हुए? एकदम तेजस्वी यादव पूरे मैं होश से बोल रहा हूं, तेजस्वी यादव इज द मैन बिहाइंड दिस डिबेट। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। सीमांचल में जो सबसे ज्यादा चर्चित सीट रही बलरामपुर की, वहां के प्रत्याशी एमआईएम के जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा चर्चा में इसलिए रही क्योंकि जिन अलकाबात का इस्तेमाल कमेंट सेक्शन का दौरा करते हुए हम लोगों को नजर आए, बाजीगर सिकंदर जैसे अल्फाज जिनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बहुत क्लोज मार्जिन, मात्र 389 वोट से हारने के बावजूद भी इन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार करने के बजाय जो रास्ता चुना, ग्राउंड पे मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे और एक जो पूरी मौजूद बहस किसी चीज को लेकर सेंटर ऑफ फोकस को बनाए हुए रखेगी। सबसे पहला सवाल मेरा आदिल साहब से ये होगा कि कहाँ चूक रहे थे? कहीं नहीं चुक रही, मैंने पूरी मेहनत की, पूरी टीम ने मेहनत की। चुप कहीं अल्लाह की जो मर्जी थी वही होता है, चुप कुछ नहीं होता है। अपना बेस्ट हमने दिया, वी प्लान वी प्लॉट, ही प्लान ही प्लॉट, अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर प्लॉट। तो जो अल्लाह करता है अच्छा करता है, जो अल्लाह किया अच्छा करेगा, जो अल्लाह किया भी अच्छा किया। और कुछ मसले तो खुदाबंदी है, जो आपको दिख रहा है, जो मेरे दिख रहा है, वो मेरा एक लिमिट विजन है, लेकिन अल्लाह का तो बहुत एंडलेस है। जहां तक दुनिया सोचना खत्म करती है, अल्लाह की कुदरत है। 7 आसमान 7 जमीन सब तो अल्लाह के। कुछ ना कुछ मसले तो खुदाबंदी है, क्योंकि लाखों लोगों ने दुआएं की है, लोगों ने रोजा रखा, किसी ने मन्नत किया, किसी ने नमाजें पढ़ी, नफिल पढ़ा, सब कुछ किया। इतने बाद उस दुआ का भी रायगा नहीं जाती है। मोमिन का ईमान है, इन्ना रबी समी दुआ, वो दुआ जरूर कहीं ना कहीं अर्श मोहल्ला पे गूंज रही होगी, उसका कुछ ना कुछ अल्लाह बेहतर जरूर करेगा, मुझे यकीन है इंशाल्लाह। वकील साहब, उस 31st राउंड के बारे में बताइए, जिसको लेकर आपने हाईकोर्ट में अभी पिटीशन भी फाइल की है। आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ? गड़बड़ घोटाला है, क्योंकि बूथ का जो पहले पोस्टल बैलेट में लोग ने साइन करवा दिया, उसके बाद बहुत ईवीएम में 5-20, 5-25, 5-27 में इन लोग ईवीएम क्लोज किए हैं। आपका मशीन कैसे खराब हो गया, कौन मशीन आप लेकर आए, वहां से दिखाएं आप क्यों नहीं दिखाएं, कौन मशीन लेकर आए आप, यहाँ पे दिखाएं आप, क्या स्टिकर साट दिए नहीं साट दिए, हम कैसे जानते हैं। फिर तारकिशोर जी जो डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं बिहार के, वो कैसे मेरे काउंटिंग बूथ में आ जाते हैं। जब चलिए अच्छा है डीएम साहब ने उनको भगाया, लेकिन ये वो कैसे, हाउ डेयर ही कम इन माय काउंटिंग बूथ, उन्होंने कहा रिकाउंटिंग होने नहीं देंगे। ये कैसे होता है? तारकिशोर जी पे तो एफआईआर होना चाहिए, वीडियो फुटेज है, उसको तो डायरेक्ट एफआईआर होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं बोलूंगा एफआईआर होना चाहिए। तो आपको लगता है कि ईवीएम में झोल हुआ? कुछ ना कुछ झोल है, कुछ ना कुछ जाएंगे, क्योंकि 389 वोट कुछ ज्यादा नहीं होता है, और जाएंगे। मैं तो छोड़ूंगा नहीं भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है, हिंदुस्तान की अदलिया पे भरोसा है, मैं तो जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते ये आपका जाती फैसला था, या फिर इसमें एमआईएम के जो नहीं, मेरे बैरिस्टर असदुल ओवैसी साहब, अख्तरुमान साहब, सबका फैसला इसमें है। सब चाहते हैं, क्योंकि सब जान रहे थे कि बलरामपुर आदिल जीत रहा है। ये तो बाजाबते जबरदस्ती का एक तरह का इन्होंने एक माहौल बनाया। मेरे ही बूथ पे सबसे ज्यादा डीएम साहब, एसपी साहब बाहर खड़े रहे, डीएम साहब रहे अंदर, आना जाना। भाई क्या है भाई, सब बूथ था ना। मगर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नताइज के बाद, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी ये सवाल पूछे गए कि महागठबंधन का आरोप लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसमें मिला हुआ है, तो उन्होंने इस चीज को बेतुका इन्होंने कहा कि कब तक आप ईवीएम का रोना करेंगे, जमीनी सतह पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, सोच विचार करने की जरूरत है। मगर दूसरी तरफ आप जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। नहीं, वो तो बैरिस्टर साहब ने ओवरऑल की बात की, कंस्टिट्यूएंसी की बात नहीं की। ओवरऑल जो इनका जो रोना होता है तेजस्वी एंड कंपनी का, डफली बजाते 2005 में राजद हारी, 2005 के फिर दूसरी बार राजद हारी। लालू जी ने सत्ता बीजेपी को दिया,
जब रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात की, लालू जी ने क्यों नहीं मुस्लिम मुख्यमंत्री में तैयारी कर ली? हाँ ठीक है, एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है। बीजेपी को लाने वाले का नाम लालू प्रसाद यादव है। 1990 में सरकार बनाने वाले लालू जी मुख्यमंत्री बने और बीजेपी का 34 से मेरे समर्थन। ये लोग नहीं जाने क्योंकि ये बात उतना नहीं लोग समझ पाए, क्योंकि 90 का दशक था, वो अलग था। अरे लालू जी की शुरुआत बीजेपी की मदद से हुई है। और तेजस्वी यादव बतलाए 2005 का दोनों चुनाव, 2009 में हारी आरजेडी, 2010 के विधानसभा रूटेड आउट हो गई आरजेडी, 22 सीट पे आ गई थी, 23 सीट पे। उसके 2014 में बीजेपी से हारी आरजेडी, फिर 15 में नीतीश जी के बैसाखी से बीजेपी जब अलग हो गए थे नीतीश जी, तब आरजेडी आई। उसके फिर 19 में सुपड़ा साफ हो गया आरजेडी का, फिर 20 में सुपड़ा साफ हो गया आरजेडी का। वो तो चिराग पासवान जी अलग लड़े तो आरजेडी लाई। उसके बाद 24 में देख लीजिए, फिर वही हुआ, लोकसभा में आरजेडी हारी। 18% मुसलमान है, उसको 2 टिकट, अपने घर में 2 टिकट। आज उसका भाई तेजस्वी के साथ नहीं है, उसकी बहनें नहीं है, कोई नहीं है तेजस्वी के साथ। हरियाणा से आया हुआ ब्रोकर एक आके उसका साथ किए हुए। क्यों भाई? मुसलमान अशफाक करीम साहब की जगह पर क्यों टिकट हो जाएगा राज्यसभा कोई दूसरा? कोई बिहारी यादव क्यों नहीं जाएगा? तुम बाहर से आके क्या किए हो? क्यों आके तुम मनोज झा जाएंगे राज्यसभा? प्रोफेसर भी रहेंगे, प्रवक्ता भी रहेंगे राज्यसभा में, क्यों मनोज झा? अपने बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है। अभी भी मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल से, चले मनोज झा का बूथ दिखलाइए, मनोज झा के बूथ पे बीजेपी को वोट मिलेगा और उसको आप राज्यसभा देते हैं, उसको फैसला है। कोई मुसलमान नहीं दिखता है क्या तेजस्वी को? कोई बिहारी नहीं दिखता है क्या तेजस्वी को जिससे मशवरा ले? एक हरियाणा से, एक दिल्ली से, वो क्या जानेगा बिहार के बारे में? जो साल में जो 365 दिन में 355 दिन रहेगा दिल्ली में, वो आदमी क्या बताएगा बिहार की सियासत को? बिहार तो जयप्रकाश जी की भूमि है ना, लोहिया जी की, कर्पूरी जी की भूमि है। बिहार थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, लोग कहते हैं। तेजस्वी यादव, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ये आदमी बीजेपी से मिला है। ये अपने कोर्ट का सेटलमेंट के लिए, इस पर जो केस है, इस पर जो ईडी, सीबीआई, ये सब जो बिल है, ये बीजेपी से मिलके इसने बीजेपी से पूरे बिहार की जनता का, अपोजिशन का, जो लोग ने जनादेश देना चाहा था बीजेपी के खिलाफ, इसने टिकट बंटवारा में देरी किया, इसने कांग्रेस के साथ लुका छुपी खेला, इसने हर पार्टी के साथ। मुकेश सहनी के क्या भी साथ है जी? जो मुकेश सहनी आज तक एमएलए नहीं जीत पाया, एमपी नहीं जीत पाया, उसको आप ऐसा लेके चलते हैं, लगता है मुकेश सहनी के बिना बिहारी नहीं है। यहाँ एमवाई का जो समीकरण था मुस्लिम और यादव, कई लोग कह रहे हैं कि ये मल्ला और एकदम सुनिए, ये मल्ला यादव की बात नहीं है, 2 अपॉर्चुनिस्ट मिलेंगे, 2 टिकट विक्रेता मिल गए। तेजस्वी यादव बतलाए कि मुसलमानों के मुद्दे पर कब ये बोला है, आई लव मोहम्मद पे कब क्यों नहीं बोल पाए तेजस्वी यादव? मदरसा अजीजिया जला क्यों नहीं तेजस्वी यादव बोल पाए? बारसोई में गोलीकांड हुआ, तेजस्वी ने क्यों नहीं मदद की उस लोगों को? एक मुसलमानों के मुद्दे पर, जब राजा पाकर में कस्टोडियल डेथ हुआ, तेजस्वी नहीं बोले। छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, तेजस्वी नहीं बोले। नबी नगर में मॉब लिंचिंग हुआ, नहीं बोले। अररिया में मॉब लिंचिंग हुआ, नहीं बोले। कस्टोडियल डेथ हुआ मुसलमानों का, नहीं बोले। एक मुसलमान के मुद्दे पर बतला दिए तेजस्वी, कभी बोला होगा? तो क्या गठबंधन की इतनी बुरी हार जो हुई है, क्या आप इसको मानते हैं कि तेजस्वी यादव मिले हुए? एकदम तेजस्वी यादव पूरे मैं होश से बोल रहा हूं, तेजस्वी यादव इज द मैन बिहाइंड दिस डिबेकल। राहुल जी ने माहौल बनाया था एसआईआर का वो लेकर, उसके बाद इसने उन सबको लेके चल रहे थे, चाहते थे कि इंडिया गठबंधन हो। इसने एमआईएम को भी वो आदमी ले लेता है। जैसे देखिए, आज हम नवीन यादव को जुबली हिल्स में सपोर्ट किए तो जीता ना नवीन जी जीते जुबली हिल्स में। आज रेवंत रेड्डी, एक देश का चीफ मिनिस्टर है इस देश का, रेवंत रेड्डी साहब, वो प्रदेश अध्यक्ष रहा, वो आदमी बैरिस्टर साहब को बड़ा भाई बोल रहा है, अकबर साहब को छोटा भाई भाई बोल रहा है, असेंबली के फ्लोर में बोलता है कि आइए डिप्टी सीएम बन जाइए। वो उनकी कदर कर रहा है। और ये चंडू पंडू, पवन खेरा, सुप्रिया सिनेट, ये सब जो अखिलेश सिंह, ये सब जिसको जो आज तक चुनाव नहीं जीते, जो वार्ड मेंबर नहीं जीत पाए, उसके फैसले से सब चला दीजिए कांग्रेस पार्टी को। अरे वो भी जो रेवंत रेड्डी साहब अपने आप में ही वाज द मास्टर स्ट्रोक। किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस तेलंगाना में आएगी। ये रेवंत रेड्डी की मेहनत थी इस आदमी की, इसने पूरे तेलंगाना के सिस्टम को बदल दिया। बीआरएस जैसी पार्टी, अरबों खरबों की पार्टी, अरबों खरबों रुपया रखने वाली पार्टी, हर तरीके से अपने आप को सोचती थी कि हम जीतेंगे, उस पार्टी को हरा दिया रेवंत साहब ने। जुबली हिल्स को लेकर भी बिहार के चुनाव में, खासकर सीमांचल में बड़ा जिक्र हुआ कि ओवैसी साहब यहाँ तो कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों को गालियां तक दे रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे थे कांग्रेस के। और फिर यहाँ तो आप कह रहे कि दरी नहीं बिछाना है, लेकिन वहां जुबली हिल्स में आप लोग दरी बिछा रहे थे। उन जाहिलों को बोलिए कि जाहिल समझो, वहां पर एमआईएम चुनाव जो लड़ी, हम लोग काम कराना चाहिए। मेरा साथ है, मेरे जब 5,000 करोड़ का बजट ला सकता है, तो भेड़ बकरी, खस्सी बकरी 25 एमएलए से क्या जरूरत थी?
जो गधा घोड़ा खस्सी बकरी रखने से अच्छा है कि हम एक चीता रखेंगे, एक अकबर ओवैसी रखेंगे। भाई जब हम तेलंगाना में तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल चला सकते हैं, शादी मुबारक स्कीम चला रहे हैं, हम मुस्लिम बंधु स्कीम चला रहे हैं, मुसलमानों को कब्रिस्तान के घेराबंदी करवा रहे हैं, ईदगाह दिलवा रहे हैं, मुसलमानों को एक इंपावरमेंट फील करा रहे हैं, तो मुझे गधा घोड़ा की क्या जरूरत है? बतलाइए ना। कौन अब्दुल बारी सिद्दीकी मुसलमान के मुद्दे पे बोलता है? यार कौन फातमी आज तक मुसलमान के मुद्दे पे बोला है? जो 2020 में भाजपा के साथ फातमी के बेटा चुनाव लड़े, जो भाजपा में रहा, जो सीएनआरसी का जो फातमी भाजपा के साथ रहे, जो बेटा जिनका भाजपा और मोदी का फोटो लगा के चुनाव लड़े, वो मुसलमानों की वकालत करेगा? ये इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों की वकालत करेगा? जहां जहां इमरान गया देखिए चुनाव हारी पार्टी। ये बोझ है कांग्रेस पार्टी, ये जान ले। ये शेर शायरी से चुनाव नहीं होता है, चुनाव स्ट्रगल से होता है, चुनाव मेहनत से होता है, चुनाव जीतने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है, पसीना टपकाना पड़ता है। देखिए ओवैसी साहब को, देखिए इम्तियाज जलील साहब को, देखिए वारिस पठान साहब को, देखिए मुफ्ती इस्माइल साहब को, देखिए मोइन साहब को, देखिए जाफर मिराज साहब को, देखिए सरफराज सिद्दीकी साहब को, देखिए दूसरे लोगों को। पूरी एमआईएम की टीम ने कितनी मेहनत की थी। देखिए इंजीनियर आफ्ताब साहब को, देखिए इश्तियाक साहब को। पूरी एमआईएम ने जद्दोजहद की, लगा कि गोया उस कि अख्तरुल इमान साहब का चुनाव नहीं, आदिल हसन का चुनाव नहीं, तौसीफ साहब का चुनाव नहीं, गोया उसका चुनाव, तब ना जीतते हैं। देखिए मेहनत कीजिएगा तब ना होगा। पूरा हैदराबाद की टीम लगी, महाराष्ट्र की लगी, दिल्ली की लगी, शौकत साहब यूपी से आए, झारखंड से शाकिर साहब आए, सब लोग का कलेक्टिव में मेहनत होता है। टीम इंडिया जीतता है, सिर्फ बैट्समैन नहीं जिता देता है, बॉलर नहीं जिता देता है। बलरामपुर पे ही आते हैं, जैसे आपका टिकट कंफर्म हुआ तो लगातार विरोधी आप ये कह रहे थे कि आदिल साहब यहाँ नहीं रहते हैं, वो यहाँ नहीं आते, मतलब जनता के बीच, और फिर इतने कम समय में आपने बच्चे बच्चे की जुबान पर आपका नाम था, तो ये सब कैसे आप पब्लिक रिव्यू के दौरान रिव्यू शायद उसी तरह के मिले थे ना? सुनिए, हम तो अल्लाह पर यकीन करने वाले हैं। अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत अबाबील के लश्कर से कराया था जब हम सस्त हैं। मेरे से ज्यादा यहाँ का सिटिंग एमपी कटिहार का मुसलमानों के मुद्दे पर और कटिहार का मुद्दा ने पे नहीं बोला है। तारिक अनवर साहब का नाम लेके बोल रहा हूं। मेरा चैलेंज है पूरे सीमांचल में और बिहार में, मेरे से ज्यादा बारसोई बलरामपुर, मेरे से ज्यादा सीमांचल के मुद्दे पर हिंदुस्तान का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे से ज्यादा कोई माई का लाल बोला। तारिक अनवर अपनी पूरी हिस्ट्री निकाल दे। तारिक अनवर साहब 77 से है, कटिहार पर 77 से बोझ बने हुए हैं। बतला दे मुसलमानों के मुद्दे पर यह आदमी कब बोला? बतला दीजिए वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर कब बोला? बता दीजिए सीएनआरसी के मुद्दे पर यह आदमी कब बोला? बतला दीजिए ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर तारिक अनवर मियां कब बोले? बतलाइए महबूब आलम कब मुसलमानों के मुद्दे पर खुल के बोला? बतलाए तेजस्वी को बारसोई गोलीकांड में क्यों नहीं पैसा दिलवा पाया? उस गरीब खुर्शीद को, टेम्पो ड्राइवर को, सोनू को क्यों नहीं महबूब साहब दिलवा पाए? मदरसा अजीजिया में क्यों नहीं कुछ कर पाए? उस डीएमएसपी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? वो नबी नगर में मॉब लिंचिंग हुआ, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर पाए? कस्टोडियल देतुआ अररिया पे क्यों नहीं करवा पाए? आपका छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई कर पाए? क्यों नहीं तेजस्वी को ये ले जा पाए? आप सरकार में थे ना जी, आप महागठबंधन के हिस्सा है ना महबूब साहब। मुसलमानों पर ज्यादती होगी तो लाल सलाम और नीला सलाम कीजिएगा कि मुसलमानों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलना है। मुसलमान के मुस्कान जितना ये तेजस्वी यादव के साथ, जितना महबूब साहब फोटो खिंचाया ये आदमी, जितना नीतीश कुमार के साथ फोटो खिंचाया, उतना अगर डमडोलिया बाजितपुर, खुरादार घाट, जमीरा घाट, जतवारपुर घाट, जगन्नाथपुर घाट, बाहिन घाट, मेरे यहाँ कॉलेज, मेरे यहाँ मेडिकल, बलरामपुर बारसोई मेडिकल कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का स्कूल, अच्छी सड़कें, अच्छी हॉस्पिटल में डॉक्टर और अल्ट्रासाउंड मशीन में टेक्नीशियन, एक्सरे मशीन में टेक्नीशियन, एमआरआई मशीन सेटअप करवा देता ये आदमी उतना, जितना नीतीश जी तेजस्वी के साथ ये महबूब साहब फोटो खिंचवाए। जितना एक मुद्दा पर ये सिर्फ फोटो खिंचाने का काम किया, एक मुद्दे पर इस आदमी ने बलरामपुर बारसोई की सही से वकालत नहीं की। मैं दावा करता हूं मेरा दुनिया का ऐसा कोई चैनल नहीं है, जब चैनल वालों ने मुझसे पूछा, मैंने मुसलमानों के मुद्दे पर, मजलूमों के मुद्दे पर, सीमांचल के मुद्दे पर, बलरामपुर बारसोई के मुद्दे पर मैंने जितनी आवाज उठाई होता किसी ने, माय कलाल ने किसी में, चैलेंज करता हूं, सिटिंग एमपी को मैं बोल रहा हूं, तारिक साहब उतना आवाज नहीं उठाए। मैंने गांव कस्बा पंचायत, ब्लॉक, असेंबली का नाम उठाया। मेरी अल्लाह ने जितनी मुझे सलाहियत दी थी, जो प्लेटफॉर्म अल्लाह ने मुझे दिया था, मैं मुद्दा उठाता हूं और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक उठाऊंगा। जो बैंक में घुसखोरी है, जो केवाईसी के नाम पे लूट है, जो ब्लॉक में घुसखोरी है, महबूब साहब से पूछिए ना, तारिक साहब से पूछिए ना, इनको दर्द पता है। जो ब्लॉक में एक म्यूटेशन के लिए 20-20 हजार, 15 हजार, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार गरीब जो उसको म्यूटेशन के लिए देना पड़ता है, जो दिल्ली बॉम्बे में मेरा भाई कमाता है, तारिक साहब उसको पूछते भी है क्या? जो प्रदेश में मेरा भाई जो कमाता है उसकी जो परेशानी होती है, तारिक साहब पूछते भी है क्या? कोई सेल बनाए हैं, लेबर सेल, कोई ऐसा हॉटलाइन नंबर जारी किए हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कि 2 बजे रात में फोन करे कुछ जरूरत के लिए?
बतलाइए तारिक साहब और महबूब साहब जो है ना, दोनों अपने आप को सूरवीर बोलते हैं, बतलाइए दोनों कोरोना में लोग को कितना मदद किया। पूछिए जाके गांव गांव बस्ती बस्ती के आदिल हसन का नाम, जितनी मेरी औकात थी मैंने फोन तो एंटरटेन किया, मैंने तो सुना, जितनी अल्लाह मुझे सकत दिया था मैंने कोशिश की उनकी मदद पहुंचाने वाला तो अल्लाह है। अल्लाह जरिया किसी को, आपको बना दे, इसको बना दे, किसी को बना देगा। कोरोना महामारी में आपकी जिस तरह से आप लोगों की हेल्प की, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए जाते थे वहां आपका जिक्र आता था, और महबूब आलम को लेकर कहते थे कि वो शीला कहते थे आप हमसे कुछ तो सवाल ये है कि जैसे आप आपके जो विरोधी है आपसे, आपको सिर्फ आकलन कर रहे थे कि 5,000 वोट ले जाएंगे, 10,000 ले जाएंगे, लास्ट टाइम तक 20,000 तक आपको दे दिया था कि 20,000 वोट ले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन 80,000 वोट ले। अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे मेरे भाई, अल्लाह मेरी नियतों को जानता है। मुझे इन्नमल अमालु बिन्नियात पे यकीन है, मुझे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पे यकीन है, मुझे वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा पे यकीन है, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे यकीन है। मुझे जब यकीन है अल्लाह पर, मेरी नीयत में इखलास है, मैं काम करना चाहता हूँ, पब्लिक समझती है ना, वो दलाल क्या समझेगा, वो जो बीजेपी से स्पॉन्सर्ड है पूरी दुनिया जानेगी। देखिएगा जिसने मुस्लिम की आदत को खत्म करनी चाहिए अल्लाह उसको इसी सरजमी पर एक्सपोज करेगा। जो भी बलरामपुर बारसोई में जिसने भी बीजेपी की मदद से, बीजेपी लोजपा के कैंडिडेट से अपने गाड़ी में तेल भरवाया, देखिएगा इंशाअल्लाह 1 महीना के अंदर, मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है, अल्लाह की जात पे यकीन है, देखिए उसको जनता उसको दिखाएगी उसकी औकात, क्योंकि उसने मुस्लिम की आदत को खत्म करनी चाहिए, उसने बारसोई की एक आवाज को दबाना चाहा, उसने बलरामपुर हो, आबादपुर हो, बिघोर हो, उन मजलूमों की आवाज को रोकना चाहा, अल्लाह उसको कभी नहीं माफ करेगा। जिस तरह से आप यहाँ के सांसद को सवालों के घेरे में ले रहे हैं तारिक अनवर साहब को, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब विधानसभा के बाद अगला आपका लोकसभा का टारगेट है? नहीं, मेरा कोई टारगेट है, हम चाहते हैं एमआईएम पूरे सीमांचल ही ने बिहार में जीते, चाहे किशनगंज जीते, पूर्णिया जीते, अररिया जीते, कटिहार जीते, हम चाहते हैं एमआईएम जीते, जो काम करेगा वही जीतेगा। नाकारा बेटा से अच्छा है कि होशियार बेटा हो। हम औसत 77 से तारिक साहब को जोड़ रहे हैं। बोलिए तारिक साहब को जरा सा भी शर्म आती है जिस महबूब साहब के लिए बोलते हैं? महबूब साहब के लिए कैंपेन है, बतलाए मुसलमानों के मुद्दे पे तारिक साहब कब बोले हैं? आज इस महबूब आलम के चलते आज हजारों फैमिली केस में मुलव्विस है, जनरेशन खत्म हो गया, लोग 20-20 साल से केस में मुलव्विस है, जिस पर मर्डर का चार्ज है, उसके लिए आप आए? पूछिए प्रधान साहब के जो चुनाव लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट, उनके घर वालों से पूछिए उनके किसके मर्डर वो है, किसका एक्यूज कौन है, पूछिए उनके घर वालों से। यही आप इंसाफ करना चाहते? तारिक साहब को जरा सा एहसास है? वो एमपी है, मुसलमानों के वोट से एमपी बने हैं, वो मुसलमानों ने एहसान किया, अपना ज़कात फितरा इन पर निकाला है, और आप 77 से आके मुसलमानों के इलाके में बाढ़ की तबाही में कुछ नहीं कर पाए। देखा नहीं आप लोगों ने, बाढ़ में डूब रहे थे तो 4 आदमी कंधा पे इनको लेके जा रहा था। तारिक अनवर क्यों बोझ बने हुए भाई? तारिक साहब क्यों बोझ बने हुए? कटिहार को बख्श दीजिए, कटिहार को बख्श दीजिए, अल्लाह के रसूल के वास्ते बख्श दीजिए। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। लोग दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, आगरा, अजमेर, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, सिकंदराबाद, मद्रास, हैदराबाद में कोई मैकेनिज्म नहीं, सिर्फ बीजेपी के हराव के नाम पर ही लोग वोट लेता है। अरे बीजेपी के खिलाफ एमआईएम कल भी थी, आज भी और क़यामत के सुबह तक रहेगी, लेकिन हम भी तो काम कराते हैं। हैदराबाद में, तेलंगाना में सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में, अगर पूरे तेलंगाना के जो 119 विधानसभा में सबसे ज्यादा अकबर ओवैसी साहब के कंस्टिट्यूएंसी में काम होता है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में असद ओवैसी साहब के काम होता है। देखिए कौसर मोहिउद्दीन साहब के कंस्टिट्यूएंसी में कितना काम हुआ, नामपल्ली में कितना काम हुआ, देखिए उसके बाद वो बहादुरपुरा में कितना काम हुआ, चार मीनार में कितना काम हुआ। चंद्रयान गुट्टा का तो बात ही अलग, अकबर साहब जैसी शख्सियत, बोलिए 18,000 बच्चों को मुफ्त पढ़ा है। हम लोग वही चाहते हैं, वो मॉडल यहाँ पे हॉस्पिटल खुले, स्कूल खुले, ये खुले, सरकार से लेंगे ना, कोई एमआईएम एनजीओ नहीं ना है। क्यों सिर्फ 20 बलरामपुर बारसोई में सिर्फ 10-5 डॉक्टर रहेगा? क्यों नहीं रात में डॉक्टर रहेगा? क्यों नहीं लेडी डॉक्टर रहेगी? क्यों नहीं टेक्नीशियन रहेगा? क्यों नहीं एमआरआई चलाने वाला, एक्सरे चलाने वाला, अल्ट्रासाउंड चलाने वाला मंत्री वो रहेगा? क्यों ब्लॉक में घुसखोरी होगी? क्या विजिलेंस के जो ऑफिसर है डिपार्टमेंट सोया हुआ है क्या? आंख में मोतियाबिंद हो गया है क्या? बच्चे के जुबान पे है कि बलरामपुर बारसोई में ब्लॉक में बिना घुसखोरी के कुछ नहीं होता है। महबूब साहब बताएं कि आबादपुर, बिघोर को क्यों नहीं ब्लॉक बनाने की उन्होंने पहल की? महबूब आलम साहब को लेकर लोग कह रहे हैं कि जैसे आप 80,000 वोट ले गए हैं, तो कई लोगों का कहना यह है कि जो 20-25 सालों से यहाँ जीत के आ रहे थे, सेक्युलर नेता थे, सेक्युलर विधायक थे, जनता से जुड़े थे, तो कह रहे हैं कि उनको हराने में सेक्युलर नेता को आपने हरा दिया। हम सेक्युलर नेता को हराए? उनसे बड़ा मक्कार और यार कोई राजनीति में नहीं है। राजनीति में सबसे बड़ा मक्कार और यार वो आदमी है, हम उनकी इज्जत करते हैं। बतलाइए ना मुसलमानों के मुद्दे पर कब क्या बोला उन्होंने? अरे सेकुलरिज्म का क्या डिफिनेशन है?
एलजीबीटी पे देखिए, होमोसेक्सुअलिटी पे देखिए, उनका क्या लिविंग रिलेशन पे देखिए, माले का क्या आइडियोलॉजी है, बतलाए ना महबूब साहब। मुसलमानों के साथ जब मॉब लिंचिंग हुई तो महबूब साहब कब क्या बोले? अरे बोलने से होता है, खाली बाल ऐसे ऐसे करने से होता है, लुंगी पहनने से होता है। चिदंबरम भी लुंगी पहनता है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला का आरोपी है, लुंगी पहनने से। मेरे जनता का एमएलए का मतलब, एमपी का मतलब है जनता का काम करना, चाहे आप हंस के कीजिए, लेट के कीजिए, रो के कीजिए, नाच के कीजिए, आपको जनता को फेलिसिटेट करना है। आपकी जनता अगर दिल्ली बॉम्बे में थी तो महबूब साहब को बोलना ये नहीं चाहिए था कि मेरे से पूछ के बोलना चाहिए, बाबू देखो कोशिश करते हैं, बाबू देखते हैं, पूछिए। डमडुलिया बाजितपुर में एक आज शख्स आ रहे थे, ट्रेन से कट के मर गया। महबूब साहब बताइए क्यों नहीं लाश ला पाए, क्यों नहीं लाश ला पाए, क्यों नहीं वहां के डीएमएसपी को फोन किया आपने? क्या एमएलए से बड़ा डीएमएसपी होते हैं? अरे रिक्वेस्ट तो करते कि डीएम साहब मदद कीजिए। आपको आता ही नहीं है, क्योंकि आपको झगड़ा भाई भाई में लड़ाना आता है, आपको केस मुकदमा आता है, आपको लाल सलाम और नीला सलाम के अलावा और कोई आपको सलाम याद नहीं है। और उससे होगा, लोग को उससे रोजगार मिलेगी? बतलाइए ना, आपने एक कॉलेज तक बलरामपुर बारसोई में नहीं बनवा पाए, क्या किस काम के? आप फायर ब्रिगेड का ऑफिस 3 जगह 4 जगह आप नहीं खुलवा पाए, बिघोर में, आबादपुर में, बलरामपुर में नहीं खुलवा पाए। किस लिए आप भाई बने हो, क्यों बोझ बने हो मेरे भाई? जब आवाम का काम नहीं करते हो, सिर्फ किस सेक्युलरिज्म का लड्डू खाए हम लोग? अरे सेक्युलरिज्म का मतलब क्या कि आवाम का काम मत करो। 2000 से 2025 तो आपको झेल लिए, आपको जिताएं, आपके भाई को जिताएं, छोटा भाई को मुखिया बनाएं, बेगम को एमएलए और प्रमुख बनाने की तैयारी में थे, सब कुछ आपके घर ही में हो जाएगा। हाँ, बेगम उनकी बताए ना, जो जाती हैं ब्लॉक में घुसखोरी कैसे नहीं, क्यों नहीं रुकी? अच्छा वकील साहब, ये जितने भी चीजें हुई, नतीजे जैसे सामने आए, तो लाइव आए आप, उसमें आप थोड़ा सा भावुक भी हो गए थे। इसके बाद अगले दिन वापस ग्राउंड पे, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा इस बीच? क्या कारण था कि अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं? आज लगातार आप वीडियोस भी बनाते रहे अलग अलग इश्यूज पे, वापस चले जाते सुप्रीम कोर्ट में वकालत पे। वापस सुनिए, मैं बलरामपुर बारसोई की वकालत, 80,000 से ऊपर लोगों ने मुझ पर यकीन किया, और आज जिसने महबूब साहब को वोट दिया वो रो रहे हैं, पछता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झूठ का मायाजाल लोगों के पेट में डाला। एक इमरान प्रतापगढ़ी जो एक शायर है, उसने पैसा लेके शायरी का क्या डिप्टी सीएम महबूब साहब को बना रहा था, बनाए तेजस्वी तो बना नहीं। इमरान से पूछे ना, क्यों नहीं महबूब आलम को डिप्टी सीएम तेजस्वी से बुलवा दिया? अरे ये तो एमआईएम की ताकत थी, महबूब साहब को तेजस्वी के पास जाना पड़ा वीडियो बनाने के लिए, इमरान को लाना पड़ा। ये तो आवाम की ताकत है। आवाम सवाल करने लगी, खुरादार का लोग पूछने लगा, जमीरा का लोग पूछने लगा, डमलोलिया बाजितपुर का लोग पूछने लगा, जतवारपुर का पूछने लगा, जगन्नाथपुर का लोग पूछने लगा, जादवपुर का लोग पूछने लगा, बिगोर का लोग पूछने लगा, बाहिन के पास का लोग पूछने लगा कि बोल्डर पिचिंग क्यों नहीं हुई, मेरे यहाँ पुल पुलिया क्यों नहीं बन रहा है। मेरे नौजवान पूछने लगे, दिल्ली बॉम्बे से जो परदेसी भाई आए हैं वो पूछने लगे यहाँ बिजली क्यों नहीं रहती है। छटपट 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 महबूब साहब करने लगे। अरे बाप, तो बच्चा बोलने लगा है, अब तो आवाम बेदार हो गई है। हाँ, कितना डराइएगा, कितना धसाइएगा। वो गया जब नवाब साहब फाख्ता उड़ाया करते तो गया, समझे ना। अंग्रेज थे 1947 में, बलरामपुर को आजादी मिली है, हार जरूर मेरी हुई है, लेकिन बलरामपुर को उस मक्कारी और अय्यारी से आजादी मिली। अब आवाम के तासुरात थे आज जब ग्राउंड पे गए? आवाम देख लीजिए, हमने वोट दिया महबूब आलम को, जिसने नहीं दिया वो जश्न मना रहा है, जिसने दिया वो रो रहा है। आपसे कहा ही बहुत कितने लोगों ने कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा, जो मठाधीश अपने आप को कहते थे, सब बोले मेरे। मैं लिख के दे देता हूं, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, दोबारा महबूब आलम इस इलाके में कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी इस आदमी की नहीं रहेगी। सुनिए, बिरबल कांट की हांडी 2 बार नहीं चढ़ती है। कितना मक्कारी आपने किया महबूब साहब, ब्लॉक की घुसखोरी क्यों नहीं रोकवा पाए? कितना लोग को 3 डिसमिल जमीन दिलवा पाए आप? कितना बोल्डर पिचिंग आप करवा पाए? कितना पुल पुलिया बना पाए? वो 12 भिट्टी टोला है नजराबाड़ी के पास, बगल में बोलिए, वहां पे 50-60 गांव है, क्यों नहीं बनवा पाते हैं ब्रिज भाई? कोई एहसान करता है क्या नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी या इसकी सरकार, भाजपा जदयू की सरकार? कोई अपना बाप को पकड़ से देता है पैसा? मेरे टैक्स पेयर का पैसा है, मेरे यहाँ ब्रिज बनाने में नानी मरती है सबको। अब पटना में गंगा पुल पे 6 ब्रिज बनेगा, पटना में एम्स खुलेगा, पीएमसीएच खुलेगा, एनएमसीएच खुलेगा, इंदिरा गांधी खुलेगा, और कटिहार बलरामपुर बारसोई यतीम टूर बन के रहेगा। नट्टी चिपने का कलेजा रखते हैं। पटना में जो बैठी सरकार उसको इस बात का एहसास करा देंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम डरने वाले नहीं। मेरा 5 एमएलए सदन में रहेगा, सदन के बाहर आदिल हसन है तो उसकी आवाज उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। मतलब अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट रेडी पूरा मैं एक मैकेनिज्म बना रहा हूं, पूरा जितना जगह है, पुल पुलिया सड़क खराब, जो भी इंजीनियर है
जो भी ठेकेदार है, जो भी हॉस्पिटल का जिम्मेदार है, जो भी बिजली डिपार्टमेंट में, जो भी ब्लॉक का अफसर है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। 80,000 आवाम का भरोसा मेरे सिर पर बोझ है, उस एहसान को मैं नहीं भूल सकता। उस टोकरी जो है ना, 80,000 साथ जो टोकरी है मेरे दिल में, मेरे बोझ पे डाली है, वो आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और बतलाऊंगा उस अफसर को, मैं बोल देता हूं प्यार से, अल्लाह के वास्ते आप मेरा प्यार देखा है, मेरा जलाल नहीं देखा है। अब मैं ब्यूरोक्रेट का लड़का हूं, मेरा बाप खुद अफसर रहा है, मेरा नाना चीफ जस्टिस से मिले रहा है, मैंने घर में ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी देखी है, मैं खुद वकालत किया हूं। छोड़ूंगा नहीं, बोल दे रहे हैं। या बलरामपुर से आप ट्रांसफर करा लीजिए या घुसखोरी बंद कर दीजिए, यहां तो बर्दाश्त नहीं। और जो रोड का कॉन्ट्रैक्टर, जितने बड़े गामा पहलवान, तुम बेगूसराय से आए, छपरा से आए, सीवान से आए, जहां से, बलरामपुर बारसोई में आदत सुधार लो। अब मैडम जो मेरी जीत के गई, उनको भी यही बोलना चाहते हैं, ये बलरामपुर बारसोई है। इख्तियारात आपके पास उतने रहे अब इख्तियारात से काम नहीं होता है, अल्लाह की मदद से काम होता है। अवाम ने मुझे 80,000 वोट दिया, उससे बड़ी ताकत कुछ नहीं हो सकती। अल्लाह की मदद, 5 MLA मेरा जिंदाबाद, अवाम का वोट 80,000 जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, साफ बात। वो सब हम उतना नहीं जानते, वो केस करेंगे, मेरे भी केस करने आता है। वो सब हम फर्जीवाड़े से डरने वाले नहीं। और आप तो अपना केस लड़ भी हम सकते हैं। अपना भी केस लड़ सकते हैं। मेरे पास अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट में 50-100 वकील है जो फ्री में मेरे लिए वकालत अल्हम्दुलिल्लाह कर देगा। पटना हाई कोर्ट में भी और बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी है। मेरे कानून नहीं सिखाए। मेरा यही मुद्दमाना आपसे गुजारिश है कि मेरे बलरामपुर बारसोई को सुकून दीजिए। ऑफिसर जो है आप सुकून दीजिए, जो कॉन्ट्रैक्टर है यहां चोरी मत कीजिए। मैं तो RTI सेल बनाने जा रहा हूं, मैं प्रवासियों के लिए एक सेल बनाने जा रहा हूं, जो लोकल है उसके लिए मैं सेल बनाने जा रहा हूं। मैं मुद्दे पे जब खड़ा रहूंगा तो खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। 80,000 लोगों ने मुझे मुझ पर भरोसा किया है। या 80,000 बहुत होता है। इलेक्शन में लोग 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया चंदा दे देगा आपको, लेकिन वोट जो औरतों ने, जो उलेमाओं ने, जो बुजुर्गों ने, नौजवानों ने जो मुझ पर भरोसा किया, उनकी आंखों में मैंने आंसू देखा है, उनकी आंखों में मैंने भरोसा देखा। उस भरोसा को आदिल हसन इंशाल्लाह नहीं तोड़ेगा। आदिल साहब, चलते चलते एक सवाल ये भी है कि रिजल्ट आने के बाद एक नाम की बड़ी चर्चा हुई है, मौजम साहब जो MIM के बागी रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि क्या आप मौजम साहब को जिम्मेदार मानते हैं? कोई नहीं, वो सब कोई फैक्टर नहीं है भाई। वो तो हम लाए थे पार्टी में, हम लाए थे। उस शख्स ने कहा कि आप लड़िएगा तो आप लड़िए भैया, नहीं तो मेरे लड़ाइएगा। मैंने ईमानदारी से उसकी बात मान ली। वो सब कोई फैक्टर नहीं। आवाम का फैसला बहुत, आवाम जानती है, आवाम का फैसला बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन आवाम सबसे बड़ी, आवाम ने जो फैसला लिया बहुत बेहतर फैसला लिया। आवाम, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। अल्लाह ने जो किया कुछ मसलते खुदाबंदी है। प्रवासी को लेकर आप जो बात कर रहे हैं, तो इस चुनाव में हमने देखा कि जो लोग SIR के समय नहीं आ सके थे, वो लास्ट टाइम वोटिंग के लिए यहाँ आए, तो क्या आप मानते हैं कि उनका अहम रोल रहा है? बहुत बहुत बहुत। जो प्रवासी भाई मेरा लोग आया, जो प्लेन से आया, जो ट्रेन से आया, जो बस से आया, जो ऑटो से आया, जो भूखा प्यासा है, उसका दिल से मैं जिंदगी भर उसका एहसान मंद हूँ। वो लोग जिंदगी भर बहुत लोग मिले, हजारों लोग मिले। मेरे चुनाव में 80,000 वोट लाने में सबसे अहम भूमिका मेरी इज्जतदार माओ बहनों और मेरे प्रवासी भाइयों का है, उलेमाओं का है, बुजुर्गों का है, नौजवानों का है। इन्हीं लोगों ने तो पूरे मुझे इज्जत दिला दी। इन्हीं लोगों ने वही तो मोती समझ के निशाने करीमी को चुन लिया, कतरे जो थे तेरे के अनफाल के। उन्हीं लोग की मदद से तो सब कुछ अल्लाह ताला मदद किया। अब मेरी नीयत को जानते थे। जब मुझसे आंख से आंख मिल लिया है, अगर उसके दिल में इखलास है, अगर दिल में बलरामपुर बारसोई की तरक्की है, तो वो मेरा साथ देगा। जो मक्कार है, जो दलाल है, जो अय्यार है, वही मेरे से दूर जा सकता है, क्योंकि मेरी नीयत में अल्लाह जानता है। इन्नमल अमालु, मैं रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, मैं चाहता हूं बलरामपुर बारसोई की तरक्की। मैं चाहता हूं उस इलाके की बदहाली दूर हो, वहां की बिजली व्यवस्था सुधरे, हॉस्पिटल सुधरे, स्कूल सुधरे, कॉलेज सुधरे, सड़क सुधरे, पुल पुलिया बने। उस इलाके में बदहाली बहुत है। 75 साल से ये जो पटना में बैठी हुई निकम्मी सरकार, जो पटना और दिल्ली में बैठी, इसने बलरामपुर बारसोई ने पूरे सीमांचल के साथ नजरअंदाज किया, सौतेला व्यवहार किया। सौतेली माँ भी उस तरह व्यवहार नहीं करती जिसने पटना और दिल्ली में बैठी सरकार। जो राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सब मिली हुई है, सबने सीमांचल को सिर्फ वोट बैंक बनाया, सिर्फ वोट बैंक बनाया। सीमांचल के साथ सबने नाइंसाफी की। और जो निकम्मे जीत के गए, उन्होंने सबसे ज्यादा मक्कारी की। और जान ले, अल्लाह सबसे ज्यादा उसी से पुरशिश लेगा जो बादशाह था। अल्लाह ने इनको इख्तिदार दिया, इनसे तो जरूर अल्लाह पूछेगा। आप उन औरतों से पूछेगा, औरतों का आंख का आंसू मैंने देखा है, मैंने बूढ़ी माओं का आंसू देखा है, मैंने अपनी बहनों का आंसू, जब बलरामपुर बारसोई में मैं घूम रहा था उनके आंसू देखा है, मैंने उनके बच्चों के लब पर पतंग आदिल देखा है। तो उसका एहसान तो आदिल हसन नहीं भूलेगा। उसकी तो वकालत में डंके की चोट पे करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। वकील साहब, आखिरी सवाल, 20 नवंबर के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब के दौरे भी हैं यहाँ पे,
तो ऐसे में बलरामपुर बारसूई का भी दौरा होगा। हम कोशिश करेंगे, जैसा आप देखिए उनकी क्या मसरूफियत है, मेरी बात नहीं हो पाई है, चाहेंगे बलरामपुर पारसू में 80,000 वोट कम नहीं होता है। सब बैरिस्टर साहब की चाहने वाले हैं, सब उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे देखना चाहते हैं। मैं भी चाहूंगा कि बलरामपुर में भी वो टाइम दे, पारसू में वो टाइम दे। कौन नहीं चाहेगा कि बैरिस्टर ओवैसी साहब आए। लेकिन बलरामपुर बारसूई वालों इतना याद रखिए, आखिरी सांस तक आपके लिए वकालत करूंगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें अख्तर उल ईमान साहब की पूरी टीम आपकी वकालत करेगी इंशाअल्लाह, सदन में, सदन के बाहर पूरे बिहार में अकेले आदिल हसन इंशाअल्लाह आपके लिए। आखिरी सवाल ये है कि पप्पू यादव बड़ा कॉन्फिडेंस में थे अमोर को लेकर, और वो कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, अगर यहाँ से एमआईएम जीती तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब बोलिए पप्पू यादव को अब इस्तीफा दें, जितना नौटंकी करते हैं, झूठ झूठा के बोलते हैं, उस आदमी ने क्या किया बतलाइए ना, कितना मुसलमानों को साथ रखा, मुसलमान के ज़कात फितरा से तो एमपी बने। पूछिए कहां कहां से टिकट वसूली किए, वो शकील खान नहीं पता है क्या? मेफेयर होटल वाला, ये वाला वो वाला नहीं पता है हम लोग को क्या? हाँ, पूर्णिया सीट किसको देना चाहते थे, कौन मिलके हराया क्या? पप्पू जी जरा सा भी नैतिकता है ना, नैतिकता जरा सा भी है, इसलिए आपकी बेगम ने आपके बारे में कहा था, सही कहा था, जरा सा नैतिकता है तो इस्तीफा दे दीजिए। और आपका सब एसपी साहब ने सब आपका खोल दिया था मक्कारी अय्यारी कि लॉरेंस बिश्नोई फोन कर रहा है, ये कर रहा है, अरे सिक्योरिटी के लिए 2015 में किसने नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर से पूरा प्रचार किया था? किसने किया था बोलिए ना? आप असद ओवैसी साहब का टक्कर लेते हैं। हाँ, जाके पूछिए ना कांग्रेस पार्टी का, जो आप तो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है, जाके पूछिए रेवंत रेड्डी साहब से असद ओवैसी साहब के बारे में वो क्या बोलते हैं, पूछिए अकबर ओवैसी साहब के बारे में क्या बोलते हैं। कांग्रेस का वो ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर है, आपसे लाख गुना कांग्रेस में ज्यादा है वो। आप तो एमपी हैं, इंडिपेंडेंट एमपी वो बाय डिफॉल्ट है। और बाजाबते रेवंत रेड्डी साहब क्या बोलते हैं, कैसे रेवंत रेड्डी साहब बैरिस्टर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जुबली इस बैरिस्टर साहब के चलते जीत गए, अकबर साहब के चलते जीत गए। आप बोले कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बड़ा है। अरे ये सब ड्रामाबाजी जो आप करते हैं, पैसा बांटने का ड्रामा, इसका बांटना, टिकट में कितना क्या वसूली किया नहीं पता है क्या? जेट सिक्योरिटी नरेंद्र मोदी से मांगने के लिए ये सब ड्रामा क्यों करते हैं? बैरिस्टर असद ओवैसी साहब का जो कद है ना, अल्लाह ने जो उस शख्स को इज्जत दी है, वो तसव्वुर में भी आपको इज्जत नहीं। जलन, हसद, बोक्स, कीना कितना रखिएगा? कितना मुसलमानों का काम किया, कितना मुसलमानों को नौकरी दिलाने में मदद की? मुसलमानों ने तो आपको एमपी बना दिया। जब भी आप जीते बिना मुसलमान के वोट, मधेपुरा गए थे, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, कहां है मधेपुरा का लोग तो हरा दिया था। यही मुसलमानों ने, यहाँ के पिछड़ों ने, यहाँ के दलितों ने, यहाँ के मजलूम आवाज ने आपको जिता दिया सिंपैथी में। तेजस्वी यादव जो आप जिसको जननायक बोल रहे थे, वही तेजस्वी यादव तो बोले थे आके कि एनडीए को जिताओ या इंडिया को जिताओ। किसने जिताया आप? अरे कुछ तो एहसान मानिए, कुछ तो एहसान मानिए। जाकर अमूर की जनता से माफी मांगिए, अख्तर उल ईमान साहब से माफी मांगिए। अगर जरा सा भी नैतिकता है तो जाके अख्तर साहब को बोलिए कि माफ कर दीजिए अख्तर साहब, क्योंकि आपने हर कंधा अपनाया। इन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, अल्लाह ने जिसको कामयाबी देना चाहा उसने दे दिया। तो अभी भी उम्मीद है कि माफी मांगिए अमोर के अवाम से, माफी मांगिए अख्तर उल ईमान साहब से, माफी मांगिए एमआईएम से, और उसके बाद ही आपकी बख्शाइश है। उससे पहले आपकी बख्शाइश नहीं। सवाल तो करेगा लोग, और डंके की चोट पे करेगा। हम डरते होते नहीं है किसी, आप पप्पू जी और किसी से, हम डरते हैं तो अल्लाह से, झुकते हैं तो अल्लाह के सामने। अच्छे को गामा पहलवान को हम लोग देख लिए, समझे? देश में रूल ऑफ लॉ है, समझे? जाइए जहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब मक्कारी और अय्यारी की भाषा जनता सब जानती है, समझे? हम जवाब चाहते हैं, माफी मांगिए अमोर के अवाम से, अख्तर उल ईमान साहब से, एमआईएम के लोगों से। चलिए वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कई सारे सवालात जो जनता की तरफ से हमें मिले थे, हमने आपका पक्ष रख दिया। अब बाकी आपकी बारी। इस आवाज को, इस पूरे वार्तालाप को पहुंचाइए और लोगों तक। और बाकी मुस्लिम सियासत को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए फेसबुक पे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।